अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हानिकारक कीटों की रोकथाम के लिए उपयोग करें ट्रैप। धान रोपाई यंत्र की उपयोगिता और लाभ। आमतौर पर फसलों में कई प्रकार के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो कि फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए अक्सर किसान रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे फसल की लागत तो बढ़ती है, साथ ही उत्पाद में भी इसका कुछ न कुछ असर जरूर दिखता है। ऐसे में अगर किसान कीटों की रोकथाम के लिए विभिन्न ट्रैप का प्रयोग करे तो काफी आसानी से और सस्ते तरीके से कीटों की रोकथाम की जा सकती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं ICAR प्लांडू रांची के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल चौधरी से। किसान भाइयों को जानकारी के लिए आवश्यक है कि बहुत सारे जो कीट नियंत्रण की विधियां हैं, उनमें कीटनाशकों के अलावा और भी बहुत सारा विधियां हैं। किसान भाई, इसी में हम बात करते हैं ट्रैप्स की। ट्रैप्स में हम बहुत सारी ट्रैप्स जो मार्केट में मिलती भी हैं या फिर किसान भाई अपने स्तर पे बना भी सकते हैं। पहला ट्रैप जिसका मैं बताना चाहूँगा कि इंसेक्ट्स में क्या होता है कि उनका जो देखने का तरीका होता है वो किसी कलर को कुछ अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप पीले रंग के कपड़े पहन के बाहर में निकलते हैं तो बहुत सारी लाही आपके कपड़ों के ऊपर लाही बैठ जाती है आकर के, तो ये जो पीला रंग है उसके ऊपर आकर्षित होती है। इसी का फायदा ध्यान में रखते हुए अगर हम जो येलो कलर के जो अगर पॉलीथीन है या कलर है उसके ऊपर में कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस लगा दें और खेत के अंदर में चिपका देते हैं तो इसके ऊपर में लाही, इसके साथ में जो हॉपर्स और बहुत सारे जैसिड्स इसके ऊपर में आकर के चिपक जाते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपके खेत में कौन सा कीड़ा किस समय में कितनी संख्या में आ रखा है, तो उसका हमारे को कंट्रोल करने में आसानी होती है। तो ये येलो स्टिकी ट्रैप्स हैं। अगर इसी कलर को हम ब्लू कर देते हैं तो ये ब्लू स्टिकी ट्रैप्स, जिसमें बहुत सारे थ्रिप्स की स्पीसीज भी ट्रैप होती हैं। और हमने यहाँ पे देखा है कुछ जो मॉथ्स हैं, जो हानिकारक मॉथ हैं, वो भी इसके ऊपर आकर्षित होते हैं। तो ये दो तरह के ट्रैप्स हैं, येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप्स। आप खुद से बना सकते हैं। जो येलो कलर का जो पॉलीथीन लेके या ब्लू कलर का पॉलीथीन लेकर के उसके ऊपर में आप स्टिकी सब्सटेंसेस, ग्रीस या जो तेल होता है, करंज का तेल, ये लगा करके आप फील्ड में किसी जो लकड़ी होती है उसके ऊपर में चिपका रख दीजिए, तो कीट पतंगे आकर के उसकी तरफ में आकर्षित होंगे और चिपक करके जो नुकसान होने वाला है उससे आप बचा सकते हैं। टी आकार की खूंटी लगाना। आमतौर पर पक्षी अधिकांश कीटों को खाते हैं। ऐसे में अगर खेतों में पक्षियों को बैठने का स्थान दे दिया जाए
तो काफी हद तक हानिकारक कीड़ों को ये पक्षी खा जाते हैं। इसके लिए खेत में 10 से 12 स्थान पर टी आकार की खूंटियां लगा देनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि जब फसल में दाने बन रहे हो तो इन खूंटियों को निकाल दें। पक्षी फसल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप या गंधपाश। फेरोमोन ट्रैप फसलों को क्षति पहुंचाने वाले सूडियों के नर पतंगों को फंसाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे सबसे पहला इन ट्रैप से होता है कि आपके खेत में संक्रमण कितना है, इसका पहला पता चलेगा। अगर इनकी संख्या बढ़ा देते हैं तो कीट नियंत्रण में भी ये सहयोग करेगा। इसके साथ में कई बार देखते हैं कि अगर कीटों को समय पर, अगर फेरोमोन्स के स्पेशल केस में देखते हैं, अगर कीटों को जब मेटिंग करते हैं उस टाइम में उनको डिस्टरबेंस किया जाता है इन ट्रैप्स के द्वारा, तो उसका भी इनमें इसके प्रयोग से उनकी संख्या में कमी होती है। वही ट्रैप प्लास्टिक का बना होता है जिसमें कीप के आकार के मुख्य भाग पर लगे ढक्कन के मध्य में मादा कीट की गंध युक्त ल्यूर लगाया जाता है जो नर पतंगों को आकर्षित करता है। कीप के निचले भाग पर पॉलीथीन की थैली लगाई जाती है जिसमें नर पतंगे फंस जाते हैं। थैली के निचले मुख पर रबड़ बैंड हटाकर फंसे पतंगों को मारकर निकाल दिया जाता है। ल्यूर विभिन्न प्रकार के नर कीटों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग गंध का ल्यूर लगाना होता है। ये सब जो ट्रैप्स हैं वो आपको बाजार में काफ़ी कम दर पर उपलब्ध हैं, जिनका किसान भाई हर फसल में अलग अलग तरह का जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बारिश के मौसम में अब हम देखते हैं तो इसमें फल मक्खी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। फल मक्खी का जो पिल्लू होता है सफ़ेद रंग का, फलों के अंदर में जैसे आम में, अमरूद में, लीची में, सपोटा, जो भी फ्रूट्स है उसमें एक सफ़ेद रंग का पिल्लू पाया जाता है। इस पिल्लू की वजह से फल सड़ता है। इस कीट का नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसी समय में फल पकता है तो हम कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उस समय में। यदि फल का पकने से पहले हम इन फेरोमोन ट्रैप्स का, इसके लिए इस मिथाइल यूजिनोल का 4 भाग, इथाइल एल्कोहल को 6 भाग और 2 भाग जो सक्सेस आता है उसको मिला करके, इस रेशियो में मिला करके जो लकड़ी के वुडन जो ब्लॉक्स होते हैं उनको 72 घंटे या 48 घंटे के लिए आप डुबो करके उसको खेत में जो पानी की खराब बोतलें हैं उसमें उसको डाल देते हैं और छेद बना के लटका देते हैं। इससे क्या होता है, जो नर मक्खियाँ होती हैं वो उसकी तरफ में आकर्षित होती हैं। मादा मक्खी को मेटिंग के लिए नर चाहिए, उतने नहीं मिल पाने की वजह से समय पर वो उस फल में अंदर अंडे नहीं दे पाती है। तो आपको ये बचने का जो फेरोमोन्स का ट्रैप का टेक्निक्स है जो फलों में, ये बहुत अच्छा कारगर साबित होता है यदि इसको समय पर लगाया जाता है और सही संख्या में लगाया जाता है। आपको कुछ समय के बाद में ब्लॉक्स को 15 से 20 दिन बाद में बदलना पड़ता है। इसके साथ में बहुत सारे ट्रैप्स और भी हैं। इन ट्रैप्स को जो ये अगर कलर जो उसकी बात कर रहे थे तो कुछ यूवी लेंस होती हैं जिसके ऊपर में इंसेक्ट बहुत आकर्षित होता है। उसका फ़ायदा उठा करके अभी जो बारिश का मौसम है हम लाइट पर देखते हैं कि बहुत सारे कीट पतंगे, स्पेशली जो दीमक का प्रकोप है वो बढ़ जाता है। दीमक का जो एडल्ट्स होते हैं वो लाइट पे आते हैं। इसके साथ में जो सफ़ेद लट होती है उसका जो भ्रंग होता है वो लाइट पर आता है। तो इसी का फ़ायदा उठा करके यदि हम खेत में एक बल्ब जला करके उसके नीचे में जो एक बड़ा सा बर्तन रख के उसमें थोड़ा केरोसिन डाल दीजिए, इसमें बहुत सारी जो शाम के समय में दीमक और जो सफ़ेद लट के जो भ्रंग है वो आकर के नियंत्रण होंगे और जो आने वाली फसल है उससे आप बचा सकते हैं। ये देसी तरीका है। इसके साथ में आपको मार्केट में बहुत सारे लाइट ट्रैप्स और सोलर बेस्ड ट्रैप जो मिलते हैं वो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं जो लाइट ट्रैप्स हैं। किसान भाइयों, फसलों में ट्रैप का लगाने के फायदे अनेक हैं जो इस प्रकार से हैं। हानिकारक कीटों को नियंत्रित करता है और हानिकारक कीटनाशकों के प्रयोग को कम करता है। वहीं आर्थिक रूप से होने वाले नुकसान से बचाता है और अच्छे गुणवत्ता की पैदावार मिलती है जिससे किसानों को अधिक फायदा होता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। धान की खेती करने में अक्सर किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो है रोपाई के लिए मजदूरों की। दरअसल एक ही समय में धान की रोपाई होती है, ऐसे में समय पर मजदूरों का मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर किसान धान की रोपाई यंत्र के द्वारा करें तो इससे कम समय में और कम खर्च में धान की रोपनी कर सकते हैं।
तो चलिए धान रोपाई यंत्र के बारे में विस्तार से जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि इंजीनियर डॉक्टर उत्तम कुमार से। किसान भाइयों, आप लोग देखे होंगे कि जो धान रोपते हैं उसमें यदि हम पुरानी विधि से करें तो उसमें एक एक धान महिलाएं ज़्यादातर काम करती हैं और उसमें देखते होंगे कि धान रोपने में उनको अधिक बहुत समय लगता है और कतार से कतार के बीच में दूरी भी उन्हें रख पाते हैं और थकावट भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा आपको खर्च भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, जिस कारण हम लोग को जितना उपज होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। तो आपको मशीन हम दिखाने जा रहे हैं, धान रोपने वाला मशीन। पहला बात है कि हमारे पास हाथ से भी रोपने वाली मशीन है और सेल्फ प्रोपेल भी मशीन है। तो सेल्फ प्रोपेल मशीन का मतलब है कि उसमें इंजन और बाकी धान रोपने वाला पार्ट सब एक साथ रहता है। इसमें आप जिसको कहते हैं सेल्फ प्रोपेल राइस ट्रांसप्लांटर, इसमें आप देख सकते हैं कि एक इंजन है, उसमें से जैसे ड्राइवर जो चलाता है उसको, और 8 गो इसमें फिंगर लगे हुए हैं जो कि धान को रोपने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि जो भी इस मशीन में धान रोपते हैं उसमें हमको मेट टाइप सीडलिंग का उपयोग है। मेट मतलब जो प्लास्टिक में हम लोग जो सीडलिंग उगाते हैं उसका उपयोग करते हैं। धान की यांत्रिक रोपाई के लिए चटाईनुमा नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत होती है। यंत्र से धान की अच्छी रोपाई मुख्य रूप से चटाईनुमा पौध की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, इसलिए अच्छी चटाईनुमा पौध तैयार करना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले स्वस्थ बीज का चयन करें, फिर बीज को पानी में भिगोकर गीली बोरी को 24 घंटे तक ढक रखें। जब बीज अंकुरित हो जाए और जड़ का शुरुआती भाग दिखाई देने लगे तब नर्सरी बेड में बीजों की रोपाई करें। नर्सरी बेड तैयार करने के लिए आमतौर पर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 1:3 में मिट्टी में मिलाया जाता है। बीज को नर्सरी में बोने के बाद पौध में 18 से 23 दिनों में 3 से 4 पत्तियां आ जाती हैं, तब धान की रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए तैयार पौध को सावधानी पूर्वक यंत्र प्लेटों के आकार का काटा जाता है। उसमें क्या होता है कि जो जड़ जो है एक दूसरे से फंसता नहीं है और उसी सीडलिंग को हम लोग इस मशीन में डाल देते हैं। और देखिए इसमें 8 फिंगर्स हैं जो कि एक घूमते रहते हैं और वो कतार से कतार मतलब 2 लाइन में आपको 8 लाइन में एक साथ रोकते चल जाएंगे। और इस प्रकार से आपका जो कतार से कतार के बीच की दूरी और पौधा से पौधा के बीच की दूरी को भी हम लोग मेंटेन रख सकते हैं। खेत की तैयारी सामान्य तौर पर पडलिंग करके की जाती है। मचाई करने के बाद मिट्टी के कणों को स्थिर होने के लिए 24 या 36 घंटे या आवश्यकता अनुसार छोड़ दें, जिससे ऊपरी सतह हल्की सख्त हो जाए। इसके बाद यंत्र से रोपाई करें। तैयार खेत में लगभग 1 से 2 इंच तक पानी रहना चाहिए ताकि यंत्र आसानी से चल सके और रोपाई का काम सुगमता से हो सके। खेत में अधिक पानी होने पर और अधिक गहराई तक जुताई करने पर यंत्र को चलाने में कठिनाई होती है। चटाईनुमा पौध को प्लेट में रखने की विधि। चटाईनुमा पौध को ठीक से उठाया जाना चाहिए ताकि इसे मशीन के प्लेट में ठीक से बिना टूटे हुए रखा जा सके। चटाईनुमा पौधे को प्लेट में आसानी से सरकते हुए प्रवेश कराना चाहिए। जब प्लेट में पौध आधी रह जाए तो प्लेट का पौध से पुनः भर दिया जाता है, जिससे पौध से पौध की दूरी एक समान बनी रहती है। और इसमें देखिए कि इसमें एक जो चक्का आप आगे देख रहे हैं जो रबर का है, वो चक्का खेत तक ले जाने के लिए है। लेकिन जब हम खेत में ले जाते हैं तो दूसरे चक्का लगाते हैं, जो देखिए एक लोहा का जो चक्का देख रहे हैं, इस चक्का को हम लोग उस चक्का प्लास्टिक वाला को हटा लेते हैं और इस चक्का को लगा लेते हैं और इसमें ड्राइवर चलाते रहेगा और इस प्रकार से आपको एक साथ में 8 लाइन में धान को रोपाई करते जा सकते हैं। और इस प्रकार से 1 घंटा में यदि आप देखें तो इस मशीन के द्वारा 1 घंटा में आराम से 1 एकड़ खेत में की आप रोपाई कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है खर्च का, तो इस मशीन में ये डीजल इंजन से ऑपरेटेड है। इसमें 1 घंटा में मात्र 600 ml तेल खाता है
मतलब बहुत कम। और चलाने वालों की बात करें तो चलाने वाला एक आदमी रहेगा और जो बिचड़ा है उसको डालने वाले दो साइड में 2 आदमी बैठेंगे। और मान ली बिचड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए एक आदमी लाने वाला, मतलब चार आदमी आराम से इस मशीन से काम कर सकते हैं। तो इस वजह से टोटल खर्च भी आप जोड़ते हैं तो प्रति हेक्टेयर तो मात्र आपको 2000 से कम में ही आपका खर्च में आपका पूरा खेत की रोपाई हो जाएगी। इसी प्रकार से हाथ से रोपने वाले भी यंत्र हैं जो कि अलग अलग संस्थानों ने बनाया है। जैसे CRI कटक ने 4 लाइन के रोपने वाला मशीन बताया है। उसी बार पंजाब जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उन्होंने 6 लाइन में धान रोपने वाला मशीन बनाया है और इस मशीन में 3 से 4 सीडलिंग एक साथ में रोप सकते हैं। इन यंत्र की कीमत अलग अलग होती है जो कि इनकी कतारों और इंजन की क्षमता पर निर्भर करती है। अगर अनुमानित कीमत की बात करें तो हस्त चालित रोपाई यंत्र की कीमत लगभग 8 से 10 हजार रुपए होती है जो कि 2 से 4 कतारों में रोपाई करता है। वहीं शक्ति चालित रोपाई यंत्र कीमत 2,60,000 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। तो ये मशीन बहुत उपयोगी है। और जहाँ तक बात है इसमें सब्सिडी की बात है तो हमारा झारखंड सरकार अधिकतर कृषि यंत्रों पे सब्सिडी दे रही है, महिला समूहों में भी दे रही है। और यदि कोई चाहे कि एक भी खरीदना चाहे तो वो भी आज दिया जा रहा है। तो उसमें आपको जनरल, OBC, SC, ST अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी गवर्नमेंट की सब्सिडी दी जा रही है। और इसके विशेष जानकारी के लिए आप जहाँ पर हैं उसके ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर होते हैं उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, उनसे वहाँ से आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी मशीन के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियंत्रण विभाग, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। धान रोपाई यंत्र का रखरखाव। प्रतिदिन रोपाई के पश्चात मशीन के विभिन्न पुर्जों को धो देना चाहिए और मुख्य रूप से पौध प्लेट को अच्छी तरह धोकर उसे छायादार स्थान पर सुखाकर रखना चाहिए। रोपाई यंत्र को सुरक्षित स्थान पर रखें। मशीन को पानी से धोकर सुखा लें। मशीन के सभी पुर्जों को मिट्टी के तेल से साफ कर देना चाहिए। क्लच लीवर को इंगेज की अवस्था में रखना चाहिए। मशीन के अगले भाग को सहायक छड़ से फिट करके संतुलित रखें। मशीन को प्लास्टिक कवर से ढककर हवादार कमरे में रखना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम विभाग और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमित अवधि में अगले 3 दिनों तक बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा मुजफ्फरपुर जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। इस अवधि में 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा भी होने का अनुमान है तथा उसके बाद इन जिलों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण में अगले 3 दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है तथा उसके बाद अनेक स्थानों पर भारी वर्षा भी होने की संभावना है। पूर्वानुमित अवधि में औसतन 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। पूर्वानुमित अवधि में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना को देखते हुए कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि मक्का के दाने को सुखाने का कार्य सावधानी पूर्वक करें। खड़ी फसलों में कीटनाशक दवाओं के छिड़काव में सतर्कता बरतें। जो किसान भाई धान का बिचड़ा अब तक नहीं गिराए हों, नर्सरी गिराने का कार्य यथाशीघ्र संपन्न करें। धान की अगाध किस्में जैसे प्रभात, धनलक्ष्मी, रिछारिया, साकेत 4, राजेंद्र भगवती, राजेंद्र नीलम एवं मध्यम अवधि की किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, राजेंद्र सुहासनी, राजेंद्र कस्तूरी, कामिनी, सुगंधा उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। 12 से 14 दिनों के बीचड़े वाली नर्सरी से खरपतवार निकालें। जिन किसानों के पास से धान का बिचड़ा तैयार हो वे नीची तथा मध्यम जमीन में रोपनी करें।
धान की रुपाई के समय उर्वरकों का व्यवहार सदैव मिट्टी जांच के आधार पर करें। अगात एवं मध्यम धान की किस्में जिनकी किसान भाई सीधी बुआई करना चाहते हैं, ऐसे किसान भाई खेत में ही धान की छिटकावा विधि से सीधी बुआई करें। यदि खेत सूखा है तो सीड ड्रिल मशीन से या छिटकावा विधि से बुआई कर सकते हैं। सूखे खेत में सीधी बुआई करने पर बुआई के 48 घंटे के अंदर खरपतवार नाशी दवा पेंडिमेथिलीन 1.0 लीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। यदि बुआई के बाद बारिश शुरू हो जाती है तो पेंडिमेथिलीन दवा का छिड़काव न कर वैसी हालत में बुआई के 10 से 15 दिनों के बीच बिस्पेरबेक सोडियम 10 SC दवा का 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना नहीं भूलें। उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलो ट्रेजन, 45 किलो स्फुर तथा 20 किलो पोटाश का व्यवहार करें। बहार, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1, मालवीय 13, राजेंद्र अरहर 1 आदि किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। पूर्वानुमान अवधि में मध्यम वर्षा की संभावना को देखते हुए बुआई में सावधानी बरतें। उथली क्यारियों में खरीज प्याज की नर्सरी गिरावें। नर्सरी में जल निकास की व्यवस्था रखें। N53 एग्री फाउंडेड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर खरीफ प्याज के लिए अनुशंसित किस्म है। बीज को कैप्टोन या थीरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से मिलाकर बीजोपचार कर लें। पौधशाला को तेज धूप एवं वर्षा से बचाने के लिए छायादार नेट से 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर ढक सकते हैं। प्याज के स्वस्थ पौध के लिए पौधशाला से नियमित रूप से खरपतवार को निकालते रहें। कीट व्याधियों से नर्सरी की निगरानी करते रहें। तिल की बुआई 49 भूमि में करें। कृष्णा, कांके सफेद, कालिका और प्रगति तिल की अनुशंसित किस्में हैं। हल्दी की राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली किस्में एवं अदरक की मरान एवं नदियां किस्में की बुआई करें। बीज को उपचारित करने के बाद बुआई करें। इस माह में आम, लीची आदि वृक्ष के लिए खोदे गए गड्ढों में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक एवं थिमेट देकर ऊपर तक भरने का कार्य कर लें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है गांव जलसेन, जिला मधुबनी के किसान नरेश कुमार ने। आप जर्सी गाय की पहचान और उपयोगिता पर जानकारी चाहते हैं तो नरेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत ही ऊंचा स्थान है। वैसे तो भारत में कई नस्ल की गायें देखने को मिलती हैं और इन्हीं नस्लों में जर्सी गाय भी एक है। दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में HF गाय के बाद ये गाय दूसरे नंबर पर है। जर्सी गाय वैसे तो ठंडे इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ये अपने आप को मौसम के अनुसार ढाल लेती है, जिसकी वजह से ये गर्म वातावरण के लिए भी अनुकूल बन जाती है और ठंडे वातावरण के लिए भी। जर्सी गाय काले और भूरे रंग के मिश्रण में पाई जाती है। इसका माथा चौड़ा और आंखें बड़ी होती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 46 इंच यानी 4 से 5 फीट होती है। ये गाय अन्य गायों की तुलना में थोड़ी छोटी होती है। जर्सी गाय के रखरखाव में और गायों की तुलना में कम खर्च और समय लगता है। अन्य नस्लों की गायों की तुलना में इन गायों का स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा ये गाय अन्य गायों की तुलना में दूध का उत्पादन भी बहुत जल्दी करने लगती है। ये गाय सामान्यतः प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती हैं और अन्य गायों की तुलना में बहुत अधिक है। यदि किसान भाइयों आप इस नस्ल की गाय का पालन करना चाहते हैं तो ये गाय अमूमन 40 से 60 हजार रुपए के बीच मिल जाती है। इसकी कीमत और भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि जर्सी गाय की दूध उत्पादन की क्षमता, उम्र और उसका स्वास्थ्य आदि। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।